बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है इंटरनल एनर्जी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, रैंडमनेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक गैशियस सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को इंक्रीज करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को कम कर दें तो बेसिकली हम कहते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। दूसरे तरीके से मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी को यूज करते हैं विच इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक आइस क्यूब है जिसमें मॉलिक्यूल्स अभी इनिशियली अपनी पोजीशंस के ऊपर फिक्स हैं। हम इसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोशन को इंक्रीज करते हैं कि यहां तक कि इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए और ये मेल्ट होकर अपनी स्टेट को चेंज कर ले। और इसी तरीके से अगर हम फर्दर मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को इंक्रीज करते हैं तो इस तरह से लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, हम यहां पे इस सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये अपनी स्टेट को चेंज ना करे। तो इसका मतलब यह हो गया कि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को सिर्फ अपनी रैंडमनेस के लिहाज से यूज कर सकते हैं। प्रीवियस आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक डायटोमिक गैस है। अब डायटोमिक गैस के पास किस किस तरह की किनेटिक एनर्जी हो सकती है? तो सबसे पहले उसके पास ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक डायमेंशन में मूव करते हैं। उसके बाद रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक फिक्स एक्सिस के गिर्द अपनी रोटेशन परफॉर्म करते हैं। और नंबर 3 हमारे पास वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम दो एटम्स के दरमियान में एक स्प्रिंग को रख दें और फिर आप दोनों एटम्स को ऑसिलेट करवाना शुरू कर दें, इस तरीके से बेसिकली किनेटिक एनर्जी की 3 टाइप्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी को डिस्कस नहीं करना, हम सिर्फ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें यह बात भी पता है कि मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भी इनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। अब हम इसके मुताबिक ये डिस्क्राइब करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू इंटरमोलेकुलर बॉन्डिंग। इसका मतलब यह हो गया कि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको कंबाइनली हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी बन जाएगी द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथमेटिकली इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहां पे लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम सिर्फ ट्रांसलेशनल कंसीडर करेंगे, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे इंटरनल एनर्जी की जगह पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों लिया है, इस बात को हम आर्टिकल के लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम चलते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर, जिसमें हमने आइडियल गैस को कंसीडर करते हुए यह बात कही थी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन। यानी कुलियन के अलावा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो इसकी वजह से सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ किनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और यह बात भी हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
temperature because potential energy of the system is considered as zero for the case of ideal gases. अब यहां से हम यह बात कर सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके दो कंपार्टमेंट्स हैं ए एंड बी. कंपार्टमेंट ए का टेम्परेचर टी ए जबकि कंपार्टमेंट बी का टेम्परेचर टी बी से रिप्रेजेंट किया गया है. टी ए टेम्परेचर ग्रेटर है टी बी टेम्परेचर से. तो अब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कंपार्टमेंट ए से मॉलिक्यूल की रैंडमनेस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी कंपार्टमेंट बी के अंदर, और इस इंटरनल एनर्जी की शिफ्टिंग को हम हीट का नाम देते हैं. यहां से हमें यह पता चला कि सिस्टम के पास हीट नहीं होती, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द इंटरनल एनर्जी जिसको हम हीट का नाम देते हैं. अब स्टूडेंट, हम वो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की जा सकती है. तो आइए देखिए. मेथड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. अब स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेथड हैं इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं. बाय डायरेक्ट हीटिंग, बाय इनपुट मैकेनिकल एनर्जी जिसको बेसिकली हम वर्क कहते हैं, बाय डीफॉर्मिंग सब्सटेंसेस. अब स्टूडेंट्स, हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं. तो आइए देखिए. फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट हीटिंग. स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक गैस जिसको हमने कंटेनर में एनक्लोज किया हुआ है. अगर आप इसको हीट करना शुरू कर देते हैं तो हीट करने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ रही है, और रैंडमनेस बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है. अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ. दैट इज इनपुट मैकेनिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे रबिंग हैंड्स टुगेदर. स्टूडेंट्स, सर्दियों के मौसम में हमें जब भी अपने हाथ ठंडे महसूस होते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू कर देते हैं. एक्चुअली उस वक्त होता क्या है, इमेजिन करें कि अगर हम अपने एक हाथ को स्टेशनरी रख लें जबकि दूसरे हाथ को इसके ऊपर रब करवाना शुरू करें, तो जब भी आप अपने हाथ को मूव करवाएंगे तो बेसिकली हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इसको हम वर्क का नाम देते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सिस्टम को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस मैकेनिकल एनर्जी हमें अपने हाथों के दरमियान हीट महसूस होती है, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि दिस इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो यहां से हमें यह पता चला कि हम मैकेनिकल एनर्जी को भी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल देखिए इसकी, विच इज थर्मोस फ्लास्क. स्टूडेंट, इमेजिन करें कि हमारे पास एक थर्मोस फ्लास्क है जिसमें हमने मिल्क रखा हुआ है. यह एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है. अब इनिशियली हम
बिल का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें थर्मोमीटर एक रीडिंग बता रहा है। अब हम सिस्टम को क्लोज करने के बाद इसको रैपिडली शेक करना शुरू कर देते हैं। अब जब आप थर्मोस फ्लास्क को शेक करेंगे तो दिस इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। अब इसकी वजह से सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी रैंडम मोशन इंक्रीज कर रही है, और जैसे ही सिस्टम के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन इंक्रीज करती है तो मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, तो जो कि हमें थर्मामीटर की रीडिंग से पता चल जाता है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच इज स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट अपॉन another। स्टूडेंट्स, हमें जो सरफेसेस प्लेन नजर आती हैं, अगर आप उन सरफेसेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो उन सरफेसेस पे भी बहुत ज्यादा हम्स होते हैं। अब इमेजिन करें कि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हम उसको स्लाइड करवाना शुरू करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस टच कर रही हैं इसके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि ऑब्जेक्ट को फ्लैट सरफेस पे स्लाइड करने से रोकती है। इस सिचुएशन में दोनों सरफेसेस के दरमियान में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस इंक्रीज करती है, और रैंडमनेस इंक्रीज करने की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, विच इज डिफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक रबर बैंड है और इनिशियली हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग की वजह से रबर में डिफॉर्मेशन होती है, और इस डिफॉर्मेशन की वजह से रबर का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज कर जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक रॉड है, रॉड के ऊपर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से रॉड को डिफॉर्म करें, तो इस सिचुएशन में भी रॉड जहां से डिफॉर्म होगी उस जगह पे उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स, यहां पे तो हमने ये बात देखी कि जब भी आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं या सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल वर्क करते हैं तो इस सिचुएशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बात तो हमने यहां पे देख ली है कि आप हीट और वर्क को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इंटरनल एनर्जी को भी हीट या वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, इसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं ए और बी, जिसके दरमियान में एक डाइथर्मिक वॉल रखी हुई है। डाइथर्मिक वॉल एक ऐसी वॉल होती है जो कि हीट को कंडक्ट होने देती है। अगर ए कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बी कंपार्टमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की हीट ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए कंपार्टमेंट से इंटरनल एनर्जी बी कंपार्टमेंट में शिफ्ट होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हम सेकेंडली डिस्क्राइब करते हैं क्या इंटरनल एनर्जी वर्क में भी कन्वर्ट की जा सकती है। तो उसके लिए स्टूडेंट ये एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक सॉसपैन है जिसको हमने पानी से भरा हुआ है। अब अगर आप इसको हीट करना शुरू करते हैं तो कुछ देर के बाद मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और रैंडम मोशन के इंक्रीज होने की वजह से वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही यहां पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो स्टीम उस लिड को लिफ्ट करना शुरू कर देती है, जो कि वर्क डन की निशानी है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो उस इंटरनल एनर्जी से आप वर्क करवा सकते हैं, विच इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। अब स्टूडेंट्स, हम आगे डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। तो आइए देखिए,
internal energy is a state function। स्टूडेंट सबसे पहले ये स्टेट फंक्शन क्या चीज होती है, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फंक्शन which describe the state of system is called state function। इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि फंक्शन which is independent of path followed to change the state of system। और इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, फंक्शन which only depends upon initial and final state of system। तो स्टूडेंट एक ऐसा फंक्शन जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन किस तरह से है, तो उसके लिए एग्जांपल देखिए। स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ए हमारी इनिशियल स्टेट बन जाएगा जबकि बी हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगा। हमने ए से बी तक पहुंचना है, इसके लिए हम दो रास्ते इख्तियार करते हैं। एक रास्ते को हम नाम देते हैं C1 का, जबकि दूसरे रास्ते को हम नाम देते हैं C2 का। अगर मैं यहां से यह पूछूं कि ए और बी पॉइंट के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो चाहे आप पाथ C1 से मूव करें या आप पाथ C2 से मूव करें, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब स्टूडेंट इसी सिनेरियो को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें जिसमें y एक्सिस के ऊपर प्रेशर की वैल्यू रखी गई है जबकि x एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू रखी गई है। A पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू PA जबकि वॉल्यूम की वैल्यू VA और कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू TA है। इसी तरीके से B पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू PB, वॉल्यूम VB और टेम्परेचर TB है। अब अगर हमारे पास एक सिस्टम जिसको आप पाथ C1 से मूव करवा के फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B मूव करवाते हैं, उसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू PB, VB और TB होगी, जबकि वो सिस्टम जिसको आप पाथ C2 से मूव करवा के B पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसके लिए भी प्रेशर की वैल्यू PB, वॉल्यूम की वैल्यू VB और टेम्परेचर की वैल्यू TB हो जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, चाहे आप पाथ C1 से मूव कर लें चाहे आप पाथ C2 से मूव कर लें। अब चूंकि दोनों पाथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि internal energy does not depend upon the path followed, या it depends only upon the initial and final state of the system। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जो कि हमने मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब किया था कि हम क्यों इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, इसकी चेंज्ड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स उसकी रीजन ये है कि सिस्टम के पास
इंटरनल एनर्जी कितनी है ये बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चूंकि इसको थर्मोडायनामिक्स में स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही ये है कि हीट का फ्लो। तो अगर आप सिस्टम में हीट ऐड करते हैं या सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिस्टम पे वर्क करते हैं या सिस्टम अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, तो इन प्रोसेसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ हीट नहीं होता, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी नहीं करते। तो इस वजह से हम सिस्टम के चेंज इन इंटरनल एनर्जी को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।